हेलो स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12 सीजी बोर्ड में और आज ओपन बुक परीक्षा चल रही हैं। तो इस वीडियो में फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स का हम फुल सॉल्यूशन बता रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 19 तक। जैसा कि मैं आपको स्क्रॉल करके बताऊंगा, ये आप देख भी पा रहे होंगे। ये प्रश्न क्रमांक 2 मैं बोल दूंगा तो आप वैसे सही स्क्रीन नहीं हो पाया तो ये प्रश्न क्रमांक 3 है, ये 4 है, सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आप प्रश्न 5 है, ये आपका 6 हो जाएगा। सभी ये 19 तक है, टेंशन बिल्कुल ना लें। 49 पेज हैं, ये 11 है, ये 12 है, सभी क्वेश्चन है। तो वीडियो में बने रहना, वो फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो मिलेगा। ऐसा सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा। और बिल्कुल जितने भी इनके आंसर हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं, आप इनको लिखकर अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक बात करना। ये 16 है प्रश्न क्रमांक, सभी आपको आंसर एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके, तो सभी क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आए तो ही करना लाइक। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से ही। ओके गाइस, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आका है जो कि ऑब्जेक्टिव आपको पूछे गए हैं। तो पहले का आपका सवाल हो जाएगा, किसी पिंड की गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि शून्य समय का अर्थ होता है, तो ऑप्शन सा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है ऊर्जा का विमीय सूत्र, तो ml/t-2 हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में, तो बल का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ओके, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, पर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो चौथा है सरल आवर्त गति करते कण की अधिकतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है, शून्य या अधिकतम में से कोई सा होगा, तो ये आप देख लीजिए, कंफर्म करके आप करना। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे ये 5वां। ठीक है, निम्न में से किन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सी तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते समय आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेके आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फ़ोटो खींच के नेक्स्ट पे कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आके विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर, नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया है? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम तो याद नहीं, DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड करिए। चुंबकीय तरंगों के संचरण के हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक इस्पात कि सीधी तार की लंबाई L है तथा चुंबकीय आघूर्ण M है। जब इसे मोड़कर अर्धवृत्त का आकार दे दिया जाता है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 2m/π हो जाएगा। ओके, फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बता दूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग के लिए अधिकतम विचलन कोण का मान अधिकतम होता है। तो ये जो बैगनी रंग होता है उसके लिए अधिकतम होता है, और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो आपको अधिकतम पूछा तो आप बैगनी लिखेंगे। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि पी प्रकार का अर्धचालक किस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है कि क्षैतिज सिलिकॉन में हम गैलियम मिलाते हैं तब प्राप्त होता है। अगर आप इसके ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में आर्सेनिक मिलाने से होता है, लेकिन जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो लास्ट में 5 आता है। तो ये तो मिलाएंगे नहीं, क्योंकि शुद्ध सिलिकॉन में ये हम 5 नंबर की संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे तो एन प्रकार का बनेगा, ना कि पी प्रकार का। इसी प्रकार फास्फोरस जो कि द ऑप्शन में है उसमें भी लास्ट में 5 आते हैं, और एंटीमनी 5, इसलिए आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, टेंशन न लें, बिल्कुल आप इनको लिख सकते हैं। ओके, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको गलत भी बताया जा रहा है। ओके, तो इनको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, जिसमें मुझे डाउट है वो मैं आपको खुद बोल रहा हूँ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 1 AMU का मान होता है तो 1 AMU का कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ओके चलिए अब रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक आपका प्रश्न का वाह है। तो पहले का उत्तर देखिए सरल आवर्त गति संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो ये संवेग संरक्षण पर है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा संवेग संरक्षण। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी है तो अनंत होती है। ओके प्रश्न क्रमांक 3 में आपको पूछा गया है जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तो हमें किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, तो ये n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ओके चलिए और इसके बाद चौथा आपको क्या पूछा है कि बीटा कण पर आवेश किसके बराबर होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका पाँचवा है ये ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान क्रमांक समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न है तो ये संभारित कहलाते हैं। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक हम अब 2 देख लेते हैं। तो आपको चाल और वेग में अंतर लिखना है, ठीक है। तो आपको वेग और चाल में, ठीक है, तो पहले आपको वेग लिखना है फिर चाल लिखना है, ठीक है। तो पहला आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है, और फिर दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, ठीक है। गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, ठीक है, जब विस्थापन शून्य हो, लेकिन गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं होती। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है। 3 ही पॉइंट आपको वैसे 2 नंबर का है तो आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में आप जैसे कि मैं ये क्वेश्चन आपको पूछा एक लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल लगातार किस प्रकार चढ़ता है, तो एक लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल लगातार पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये मुक्त की जाती है, यहाँ तक मुक्त की जाती है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है न्यूमेरिकल है, तो ये आपको इस प्रकार से दिया है, माना है, जो सब कुछ लिखना है क्योंकि तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके फिर ये लिख लेना, फिर फॉर्मूला लगा लेना है। परिणामी तुल्य प्रतिरोध क्या होता है जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। फिर हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है, जैसे ही वैल्यू रखी तो फिर हम फिर इसका एलसीएम ले लिया 20, तो यहाँ पर 19/20 आया, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको ओम लिखना है, ओम नहीं लिखेंगे तो आपका 1 अंक कट सकता है। ओके चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नंद एंड गेट का, ठीक है, एंड गेट का संकेत बनाकर, तो ये इसका संकेत हो गया, ठीक है। चाहे तो आप इसका बूलियन पद भी लिख सकते हैं। ओके ये लिख दीजिए क्योंकि वैसे भी आपको ये 3 अंक का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर ये आपकी सत्यता सारणी हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी सत्यता सारणी, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 इंटरनेट। तो इंटरनेट आप देख पा रहे हैं इस प्रकार लिखना है, इसके उपयोग आप स्वयं लिखिए क्योंकि इंटरनेट के उपयोग दैनिक जीवन में बहुत जगह किए जाते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में बताना है क्योंकि और सभी एक जैसे लिखेंगे तो फिर वैसे ही ओपन बुक पद्धति से आप घर बैठे दे रहे हैं तो सभी को अलग अलग लिखना चाहिए, तो उपयोग आप खुद लिखें। प्रश्न क्रमांक 8 आप देख पा रहे होंगे, आपको परिभाषा लिखना है प्रत्यास्थ वस्तुओं की, ठीक है, दूसरा है प्लास्टिक वस्तुओं की और तीसरा है भंगुर वस्तुएं। तो पहला हमने लिखा है प्रत्यास्थ वस्तुएं, तो इस प्रकार से आप इसका डेफिनेशन लिखकर इसका एग्जाम्पल दीजिए। फिर इसके बाद है दूसरा सुगट्टे या प्लास्टिक वस्तुएं, इसका भी आप एग्जाम्पल जरूर लिखें क्योंकि तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। पर तीसरा है आपका भंगुर वस्तुएं, तो इस प्रकार से आपको भंगुर वस्तुओं को लिख लेना है। ओके आई होप वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी बहुत भी मेहनत की जा रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक्स, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स कर देते हैं तो केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी बहुत जल्द। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 आपको धारा की प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखना है। पहले 3 अंतर लिखना है, ठीक है, 2 नहीं। तो पहले आप 2 यहाँ से लिखिए फर्स्ट और सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड वैसे आप 2-3 पूछा तो 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल बेस्ट हैंड रिटन में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस भी और इसकी PDF भी मैं बताऊं किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल फ्री में आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। आपको क्या करना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप इसकी PDF हम अपडेट करते रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
पहले आप 10 देख लेते हैं। तो 10 किस ताप पर फ़ारेनहाइट का पैमाना और सेल्सियस पैमाना समान होता है? तो -40 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना समान होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने तो ओनली ये लिख दिया, 3 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये -40 डिग्री आएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 देख लीजिए। सरल आवर्त गति की विशेषताएं बताना है। 3 पूछा है, मैंने 2 ही लिखी हैं, तो एक आप ढूंढ कर लिख लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। इस प्रकार से लिखेंगे, पहले इतना लिख लीजिए, डायग्राम अच्छी तरीके से बनाइएगा, पहले इसके बाद इतना लिख लीजिए, ओके। फिर ये और कुछ भाग बचा इतना, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक अब नेक्स्ट देख लेते हैं 13। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है किसी गोली दर्पण, तो गोली दर्पण में आप चाहें अवतल का कर लें चाहें उत्तल का, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको अवतल दर्पण का बता रहा हूँ, ना कि उत्तल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का बता रहा हूँ तो आपको अवतल दर्पण हेडिंग में लिखना है, ठीक है। फिर ये आपको कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाकर ये भाषा लिख लेना है, ओके। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से लिखना है कि माना XY जो आपका है क्या एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर आप उत्तल दर्पण का बनाना है तो आप बना सकती हैं, क्योंकि गोली दर्पण पूछा। फिर इतना लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप ये इतना लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। तो 14 में आपको पूछा है मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, और आपको मेयर समीकरण जिसे Cp - Cv = Cr कहते हैं। तो ये तो आपका मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो गई, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। फिर मेयर संबंध में इस प्रकार आपको संबंध बताना है, ठीक है। यानी कि आपको सिद्ध करना है Cp - Cv = Cr। तो हम इस प्रकार सिद्ध करेंगे, इतना लिखेंगे। फिर एंथैल्पी की परिभाषा से ये लिख देंगे, ठीक है। फिर हम 1 मिनट रुकना, इतना लिखने के बाद फिर ये आपका लास्ट पेज बचता है, तो आपको यहाँ तक लिख देना है, ओके। तो यही आपको प्रूव करना था, Cp - Cv = R, ओके। तो यही आपका मेयर संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको घर्षण कोण किसे कहते हैं और सिद्ध करना है μs = tan λ। तो घर्षण कोण की परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी हुई है, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है। फिर इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बना लेना है और ये गणितीय व्याख्या डालकर, ठीक है। चलिए इसके ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर आपको ये वाला भाग लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये पूरा भाग लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद tan थीटा Fs अपन कहता है, जो कि Fs अपन की किसकी वैल्यू होती है सभी लोग जानते हैं। तो यही आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि μs = tan λ। अब क्योंकि μs = tan थीटा होता है और हम जानते हैं कि μs = tan थीटा और μs = tan λ, ये दोनों बराबर हैं। अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, वैसे ये लिखने यही इतना ही पूछा तो आप ये लिखें, ये भले ही ना लिखें, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं और इसकी आवर्धन क्षमता का आपको व्यंजक लिखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन लिखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल को फ्रेम में लगा होता है। फिर इसके बाद आपको आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो पहले आप इतनी भाषा लिख लेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आपको ये फिगर बना लेना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाना, क्योंकि डायग्राम के भी आपको अंक मिलते हैं। गलती आपको नहीं करना है, जो जो यहाँ पर वैल्यू रखी हैं उनको ही रखना है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, अयोग्य आपने डायग्राम बना लिया होगा। फिर इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता जाऊँगा, उतना लिखते जाना है। फिर इसके बाद आप ये इतना लिख लीजिए, ठीक है। फिर ये इतना लिख लीजिए। फिर देखिए ये D/OB तक यहाँ तक आ चुका था, ठीक है। फिर आपको ये और इतना केवल लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने अगले पेज में बता दिया था। फिर आपको ये और लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या स्थिति बताना है। स्थिति में व्यंजक ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे हम कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, फिर हम अधिकतम दूरी पर इसके बाद निकालेंगे, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी पर आपको इस प्रकार से निकाल लेना है, ओके। ये आपका समीकरण 4 से कर दिया, जो कि व्यंजक है आवर्धन क्षमता का, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उसका ये हो जाएगा, ओके। चलिए इसका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ज़रा। ये 16 था, तो आपका ये 17 वाला क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ किसी आपको क्या ये सिद्ध करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 12.27 √v एंगस्ट्रॉम सिद्ध करना है, ओके। ओके दोस्तों, तो क्या 12.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो 12.3 आपको पेपर में दिया है, तो आप यही लिखिए, ठीक है।
एक्यूरेट वैल्यू लिखिए। तो इस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। पहले आप ये भाषा लिखेंगे, भाषा लिखने के बाद फिर आप काइनेटिक ऊर्जा लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसका कार्य लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर कर देंगे, फिर डी ब्रॉगली तरंग के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 80, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखना है। इस प्रकार से नियम लिख दीजिए, क्योंकि आपको जो पूछा है वो 6 अंक का पूछा है, तो इसको आपको प्रूव्ड भी करना होगा, ठीक है। तो व्यंजक यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हमने यहाँ पर इसका व्यंजक, तो पहले हमने मान लिया कि M1 M2 एक दूसरे से, एक जो दो पिंड हैं वो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लेना है। तो समीकरण के बाद दो को मिलाने पर लिख देंगे, तो ये इसका व्यंजक बन जाएगा। यहाँ पर कैपिटल G आ रहा है, तो इसका आपको क्या मान बताना है, ठीक है। और देखो इसका जो मान ये होगा यार, ठीक है। अगर आप मात्रक चाहें, क्योंकि उसमें मात्रक अलग पूछा है, ठीक है, तो आप क्या चाहें ऐसा ही मात्रक लिख दीजिए यहाँ पर। ऐसा ही मात्रक ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको करना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपको LCR प्रपथ जो अथवा वाला मैंने किया है 19 का, ठीक है। ध्यान रखना LCR प्रपथ के लिए आपको प्रतिबाधा V और I में मध्य कलांतर अनुनाद आवृत्ति ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये विभवांतर तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसी के माध्यम से आप क्या निकाल पाएंगे, प्रतिबाधा निकाल पाएंगे और V और I के मध्य कलांतर निकाल पाएंगे और अनुनाद आवृत्ति, ठीक है। तो ये यहीं से लिखना है आपको, ठीक है। इतना लिख लीजिए, इतना, ठीक है। इसके बाद फिर ये इतना लिख लीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 19 पूरा का पूरा एक ही वीडियो में सॉल्यूशन बता दिया गया। अगर आप केमिस्ट्री का चाहते हैं तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF अपडेट कर दी जाएगी, ओके। इतना लिख लीजिए, फिर ये आपको ये इतना लिख लेना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आप प्रतिबाधा पूछा है पेपर में, तो हमने प्रतिबाधा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है, ओके। क्योंकि एकदम से थोड़ी ना करते, पहले हमें विभवांतर पता होता है, उसी के माध्यम से हम प्रतिबाधा निकालते। फिर आपको कलांतर पूछा है, तो हमने कलांतर भी यहाँ पर V और I के मध्य कलांतर निकाल दिया, ओके। ये आपका कलांतर हो गया, ठीक है। धारा आपको नहीं पूछी तो आप ना लिखें, ठीक है। परिणामान अनुपात यानी अनुनाद आवृत्ति, तो यही आपका हो जाएगा, ओके। इस प्रकार से आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से देख लीजिए अनुनाद आवृत्ति, ठीक है, ये, ओके। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।